मौत का इश्कनामा भाग 2 अंतिम भाग। दिल्ली की रात जैसे एक बार फिर गवाह बनने को तैयार थी। हल्की बारिश अब बूंदों से नहीं, खामोशियों से गिर रही थी। करण मल्होत्रा की आंखों में जो डर था वो किसी आम इंसान का डर नहीं था। वो उस इंसान का डर था जो खुद रहस्यों के पीछे भागते भागते अब किसी ऐसे रहस्य में फंस चुका था जो उसका ही अंत लिख चुका था। उस लिफाफे को उसने फिर से देखा। अगला नंबर तुम्हारा है। रिया अब गायब थी। न फोन न लोकेशन। कोर्ट से निकलने के बाद वो काली गाड़ी में बैठी और जैसे हवा हो गई। करण ने सबसे पहले उसका पिछला कॉल रिकॉर्ड निकाला। आखिरी नंबर किसी वी नाम से सेव था, पर कॉल लॉग मिटा दिया गया था। करण जानता था ये खेल अब भावनाओं से बहुत आगे बढ़ चुका था। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक खौफनाक योजना थी जिसमें हर शख्स सिर्फ एक मोहरा था, और जो उसे चला रहा था वो या तो बहुत पास था या बहुत ऊपर। कुछ दिन बाद करण एक पुराने संपर्क से मिला, एसीपी वर्मा, जो आरव अरोड़ा केस में पहले जांच अधिकारी था। वर्मा रिटायर हो चुका था, लेकिन उसके पास एक पुरानी फाइल थी जो कभी ऑफिशियली दर्ज ही नहीं हुई। उस फाइल में रिया का नाम नहीं था, लेकिन एक दूसरी औरत का जिक्र था, रिया शर्मा, आरव की निजी असिस्टेंट, जिसने आरव की मौत के 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। करण ने उस नाम को गूगल किया और जो चेहरा निकला वो रिया सिंह से हूबहू मिलता था। अब करण को यकीन हो चला था, रिया का असली नाम, उसकी पहचान और उसकी जिंदगी, सब कुछ एक झूठ पर खड़ा था। वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक परछाई थी जो जिस जिंदगी में आई वहां मौत अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने लगी। करण मुंबई गया। एक आलीशान बिल्डिंग ओरी टावर्स के पेंट हाउस में रहने वाली रिया देशमुख नाम की महिला के बारे में उसे खबर मिली, जो एक बड़े बिजनेस टाइकून की मित्र थी। वहीं एक बुटीक के बाहर उसे फिर से वो चेहरा दिखा, वही चाल, वही आंखें और वही मुस्कान, जैसे कुछ भी न बदला हो। रिया अब रिया देशमुख बन चुकी थी। करण ने उसी शाम उसका पीछा किया। वो एक आर्ट गैलरी में गई थी जहां वो और उसका मंगेतर मीडिया के सामने आए। कैमरे चमके, मुस्कानें की और सच्चाई फिर पर्दे के पीछे छिप गई। लेकिन करण का नहीं। उसने एक रात होटल के कमरे में सीसीटीवी फुटेज की कुछ क्लिप्स को क्रैक किया जो अभिषेक की मौत के पहले की थी। उसमें एक शख्स दिखा, लंबा सफेद शर्ट में, जो रिया के अपार्टमेंट में गया था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन करण ने उस फ्रेम को 3D मॉडलिंग से साफ किया और जो चेहरा निकला वो किसी अनजान आदमी का नहीं था। वो खुद करण था। करण जैसे सन रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो कभी उस अपार्टमेंट में नहीं गया था, लेकिन वीडियो कुछ और ही कह रहा था। अब एक नई सच्चाई सामने थी, या तो उसके दिमाग से खेल खेला जा रहा था या फिर कोई उसका चेहरा इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही दिनों में करण को एक और लिफाफा मिला। इस बार उसमें सिर्फ एक चीज थी, एक पर्सनल रिकॉर्डिंग डिवाइस। उसमें आवाज थी, अभिषेक की। अगर ये रिकॉर्डिंग करण को मिले तो समझ लेना कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने होशो हवास में किया। रिया को बचाना चाहता था, लेकिन शायद मैं खुद ही मोहरा बन गया। और करण, अगर तुम ये सुन रहे हो तो जान लो, वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो एक आइडिया है। मोहब्बत का ऐसा रूप जो कभी जीने नहीं देता और कभी मरने नहीं देता। वो मौत को इश्क कहती है और इश्क को खिल। करण अब पूरी तरह बिखर चुका था। उसने पुलिस में रिपोर्ट की, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन हर बार उसके सामने वही बात आई, कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं। उसे पागल करार दिया गया। मेडिकल टेस्ट हुए। रिपोर्ट में लिखा था, डिल्यूजनल स्किज़ोफ्रेनिया विद एलिमेंट्स ऑफ हेलुसिनेशन। करण अब एक मानसिक अस्पताल में भर्ती था, और उसी अस्पताल की एक खिड़की से एक दिन उसने देखा, एक काली कार बाहर आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे गया और वो चेहरा फिर से दिखा, वही आंखें, वही मुस्कान और होंठों पर एक धीमी सी फुसफुसाहट। तुमने सच में सोचा था कि तुम कहानी के लेखक हो? नहीं करण, तुम तो बस एक किरदार थे और कहानी मेरी थी। मौत की, इश्क की और नामुमकिन से अंत की। गाड़ी चली गई और करण की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। अंत या फिर से एक शुरुआत? कुछ महीनों बाद मुंबई के एक और बिजनेसमैन की रहस्यमयी मौत हुई। एक बार फिर कोई सुराग नहीं मिला, और उसी हफ्ते एक नया नाम सामने आया, रिया वर्मा, जो अब दुबई में एक फैशन हाउस चला रही थी। तो ये थी मौत का इश्कनामा का आखिरी अध्याय, जहां इश्क एक चेहरा नहीं, एक छाया बन गया, और मौत सिर्फ एक घटना नहीं, एक आदत। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब वो किसी और शहर में लिखी जा रही है।